CH-101 एनकाउंटर और कबीर शेखावत। प्रतीक उस बच्चे के पिता की बात सुनकर कहता है कि थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, अगली बार से ध्यान रखिएगा। ये कहने के बाद प्रतीक वहां से निकलने लगता है। रास्ते में ही उसे लारा दिखाई देती है, जिसके बाद वह कहती है कि बच्चा कहाँ गया। प्रतीक कहता है कि अपने परिवार के पास गया है। उसके बाद प्रतीक आगे जाने लगता है। लारा कहती है कि मुझे बताया तक नहीं, मैं पता नहीं कब से लोगों से पूछ रही थी। प्रतीक कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था कि तुम मुझे दिख गई। मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। उसके बाद प्रतीक वहां से चला जाता है। उसके बाद लारा मन ही मन कहती है कि क्या बात है, दिमाग मेरा खराब हो रहा है, इसे हैंडल करना पड़ेगा मुझे केयर से, वरना चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मिशन तो उसके बाद पूरा होने से रहा, इसके बाद मुझे प्रतीक को अपने हिसाब से फंसाना पड़ेगा। लारा फिर कहती है कि मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, फंसाना है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। लारा फिर कहती है कि अभी मारो गोली उसे, अभी अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। ये कहने के बाद लारा भी वहां से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ कबीर शेखावत पागल हुआ पड़ा था। वह गुस्से में उस एड्रेस पर पहुंच गया था जो उसे खबरी जोसेफ ने दिया था। कबीर शेखावत जब उस जगह पर पहुंचा था तब उसके बाद उसे नजर आया था एक जला हुआ घर। कबीर शेखावत मन ही मन कहता है कि ऐसे सुनसान जगहों पर ये लोग क्यों बनाते हैं घर और फिर जला क्यों देते हैं। जलाया फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसे क्रिमिनल इसे ही अपना अड्डा क्यों बना लेते हैं। उसके बाद मेरे जैसा कोई आता है और उन्हें खत्म कर देता है। अभी मुझे अपना गुस्सा निकालना है। इसके अंदर अभी 10 लोग हैं, मेरे पास 2 मैगजीन है, सबको साफ कर दूंगा। ये कहने के बाद कबीर शेखावत अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद एक आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि कौन है रे और क्यों आ रहा है इधर, जान का खैर चाहता है तो उल्टा रास्ता पकड़ लो। कबीर शेखावत ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा तो मुझे मारेगा। वह आदमी कहता है कि दिमागी संतुलन खराब है क्या, मरने की इतनी जल्दी है क्या। ये कहते हुए वह आदमी कबीर शेखावत के ऊपर गन तान देता है और उसके बाद कहता है कि अब बोल मार दूं क्या। ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि अपनी जान से शायद तुझे प्यार नहीं है तो अब ले मर। तभी कबीर शेखावत उसके हाथ को पकड़ता है और उसके बाद उसके खोपड़ी के ऊपर अपना गन तानते हुए कहता है कि बाबू ज्यादा देर नहीं करते हैं इन सब कामों में। उसके बाद कबीर शेखावत उसे धक्का देता है और उसके खोपड़ी में छेद कर देता है। खोपड़ी में छेद करने की वजह से वहां अंदर काफी ज्यादा हलचल मच गई थी। सारे लोग वहां से ऐसे भाग भाग कर छुपे थे जैसे वहां भगदड़ मच गई हो। इस वजह से कबीर शेखावत को अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन कहता है कि मैं क्यों, आखिर यह क्यों कर रहा हूं, साइलेंसर लगाना चाहिए था। कबीर शेखावत आगे बढ़ने लगता है कि उसे खिड़की से एक नजर आता है और वह उसे ही गोली मार देता है। 2 के बाद तो वहां सारे लोगों के चेहरे के ऊपर पसीना आने लगा था। बात ऐसी थी कि कबीर शेखावत काफी ज्यादा खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, उससे बेहतर और कोई भी नहीं था। उसका निशाना आज तक सिर्फ एक बार ही चुका था जब उसने खुद ही चूकने दिया था। कबीर शेखावत की तभी किसी की आवाज आती है कि कौन है रे तुम, तेरा दिमागी संतुलन खराब है क्या, कौन है रे तू, काहे मार रहा है हमें, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या, तू पुलिस वाला है क्या। ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि मौत हूं मैं तुम सारे लोगों का। सामने से एक आवाज आती है कि तुम सामने वाले गैंग के हो क्या, दिगंबर के गैंग से हो क्या। ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि अच्छा तो सामने वाले गैंग के लीडर का नाम दिगंबर है। सुनकर अच्छा लगा। तभी कबीर शेखावत एक दूसरी खिड़की की तरफ चला जाता है जो पूरी तरह से जल चुका था और वहां पर कोई दरवाजा भी नहीं था। वहां से कबीर शेखावत अंदर जा सकता था। कबीर शेखावत जब वहां से देखता है तो उसे एक और नजर आता है। कबीर शेखावत अंदर घुसते हुए उसे गोली मार देता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर भी कई सारी गोलियां चलने लगती है। कबीर शेखावत बचते हुए सीधे जाकर एक पिलर के पीछे छिप जाता है। पिलर के पीछे छिपने के बाद कबीर शेखावत कहता है कि आज तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता है। सामने से आवाज आती है कि तू अकेले यहाँ आया है, आज तू बचकर नहीं जाएगा यहाँ से। कबीर शेखावत कहता है कि मेरे बारे में शायद तुम लोगों ने आज तक नहीं सुना है। सामने वाला कहता है कि क्या बात है, क्या बोल रहा है रे, आखिर कौन है रे तू, तू कोई सेलिब्रिटी है क्या जो तेरे बारे में सुनूंगा, हीरोइन होता तो शायद हम याद रखते। तभी एक गोली कबीर शेखावत का बगल से निकल जाता है। कबीर शेखावत अचानक से उस जगह से लुढ़कते हुए निकलता है और एक को गोली मार देता है और दूसरे के टांग के ऊपर गोली मार देता है। कबीर शेखावत की एक मैगजीन खत्म हो जाती है और वह खुद को रिलोड करता है। रिलोड करने के बाद वह एक बार फिर से एक पिलर से दूसरी पिलर की तरफ जाता है और एक को शूट कर देता है। कबीर शेखावत इसी बीच एक और के गन को उठाता है और उसके बाद बाकियों की तरफ चला जाता है। CH-102 एक को जिंदा छोड़ा था। कबीर शेखावत ने उसके बाद मरने वाले का भी गन उठाकर अपने वहां पर सबको शूट करने लगता है। आधे घंटे के बाद वहां पर गोलियों के चलने की आवाज रुक गई थी। तब बात ऐसी थी कि चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई थी। कबीर शेखावत ने एक को छोड़कर सबको मार डाला था। उसे एक के पैरों और हाथों में कबीर शेखावत ने गोली मार दी थी। कबीर शेखावत उसे लेकर बाहर आते हुए कहता है कि क्या बात है, तू बोलता बहुत ही ज्यादा है, तू बिल्कुल सही है, बाकी के लोगों के बारे में तू ही जानकारी देगा, तू ही इकलौता है जो हमें अंडरवर्ल्ड की पूरी जानकारी दे सकता है।
वह आदमी कहता है कि कौन है तू जिसने अकेले हम सबको मार दिया। कबीर शेखावत कहता है कि क्या बात है, तुम तो काफी लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे थे, अब चलो हॉस्पिटल। ये कहने के बाद कबीर शेखावत उसे अपने गाड़ी में डालता है और वहां से निकल जाता है। कबीर शेखावत उसी वक्त कॉल करके सबको इसके बारे में बताता है। ये सुनने के बाद गौतम कहता है कि क्या किया आपने सर, एक बार इसके बारे में आपको बताना तो चाहिए था ना, आपको कुछ हो जाता तो। कबीर शेखावत कहता है कि दिमाग खराब मत करो और यहाँ पर काफी सारे लोगों को लेकर जाना है, मैं जो एड्रेस दे रहा हूँ वहां पर जल्दी से आओ टीम के कर। कबीर शेखावत उसके बाद कॉल काटने ही वाला होता है कि गौतम कहता है कि अभी आप कहाँ हैं सर। कबीर शेखावत कहता है कि मैं अभी एक बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ, जितना बोला है उतना करो। गौतम यस सर कहकर फोन काट देता है और उसके बाद टीम को लेकर निकल जाता है। कबीर शेखावत उसे लेकर किसी हॉस्पिटल में जाने एक बजाय किसी के घर पर ले जाता है। वह आदमी जिसके शरीर से काफी खून वैसे तो बह जाना चाहिए था, लेकिन कबीर शेखावत ने उसके घाव को कुछ इस तरह बांधा था कि खून बहुत ही धीरे धीरे निकलता जा रहा था। कबीर शेखावत उस घर का दरवाजा खटखटाता है और एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आता है। उसे देखकर कबीर शेखावत कहता है कि क्या बात है डॉक्टर खुराना, अभी भी लाशों के साथ खेल रहे हो क्या। कबीर शेखावत की बात सुनकर डॉक्टर खुराना कहता है कि आओ कबीर, काफी वक्त के बाद आए हो। कबीर शेखावत कहता है कि एक बात बताए, आप सिर्फ मुर्दों के साथ ही खेलते हैं या फिर जिंदा लोगों का भी इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि थोड़ा वक्त हो गया है जिंदा लोगों का इलाज किया, लेकिन मैं कर सकता है। ये सुनकर कबीर शेखावत बाहर जाता है और उसे खींचकर अंदर लेकर आ जाता है। उसे देखकर डॉक्टर खुराना कहते हैं कि अब ये कौन है कबीर, इसके साथ तुमने किया क्या है। कबीर शेखावत कहता है कि पहले आप मुझसे वादा कीजिए किसके बारे में किसी को भी नहीं बताइएगा। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि 1 साल में रिटायर हो जाऊंगा। कबीर शेखावत कहता है कि आपकी उम्र तो 7 साल से काफी ज्यादा है। डॉक्टर खुराना ये सुनकर हंसने लगते हैं। कबीर शेखावत कहता है कि मैं कोई जोक तो नहीं मारा। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि सही कहा तुमने, 64 साल का हूं मैं, 1 साल के बाद रिटायर कर जाऊंगा, तब तक तुमसे वादा करता हूं कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कबीर शेखावत कहता है कि मैंने कईयों का एनकाउंटर कर डाला है, इस एक को पकड़ कर लाया हूं यहाँ, इसके दोनों हाथों दोनों पैरों में एक एक गोली मारी है मैंने। मैं चाहता हूं कि आप इसे बचाएं, कैसे भी करके बचाइए, जिसके बाद इसकी हालत कैसी भी हो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस ये बोलने की स्थिति में रहना चाहिए और मरने का कोई खतरा ना हो। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। कबीर शेखावत कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, अभी से बिल्कुल ठीक मत कीजिए, जब इसका इलाज हो जाए तो आपको कहना है कि अपने 2 गोली को अंदर ही छोड़ दिया है, जिसके बाद वह मर भी सकता है। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि तुम मुझसे बचाना चाहते हो या फिर मार देना चाहते हो, पहले मुझे ये बताओ। कबीर शेखावत कहता है कि आप उसे बचाए, लेकिन उसके बाद आप इसे इतना ज्यादा डरा दीजिए कि वह सारी की सारी जानकारी को तोते की तरह बोलना शुरू कर दे। ये सुनकर डॉक्टर खुराना कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम चाहो। उसके बाद कबीर शेखावत उस आदमी को पकड़कर एक बेड के ऊपर लिटा देता है। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि जब तक मैं इसका इलाज करता हूं तब तक एक काम करो, तुम जाओ और बाहर जो तुमने कचरा फैलाया है उसे साफ करो। कबीर शेखावत कंफ्यूज होते हुए कहता है कि किस तरह का कचरा। डॉक्टर खुराना कहते हैं तुमने मेरे पूरे घर और बाहर के काफी एरिया को खून ही खून कर दिया है, अब अगर कोई यहाँ आता है तो ये सब देखने के बाद अजीब अजीब तरह के सवाल पूछेगा तो हो सकता है कि मुझसे छुपाया ना जाए और तुम्हारा ये राज बाहर आ जाए। कबीर शेखावत समझ गया था कि अगर ऐसा हुआ तो वह काफी ज्यादा फंस जाएगा। कबीर शेखावत कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप बस इलाज कीजिए। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि इलाज की चिंता तुम मत करो, तुम आराम से जाओ और जाकर सफाई करो। कबीर शेखावत जब जाने वाला होता है तब डॉक्टर खुराना कहते हैं कि पूरे शहर में तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम कहीं और भी तो जा सकते थे ना। कबीर शेखावत कहता है कि इसका जवाब आपको अभी चाहिए क्या। CH-103 नया टॉर्चर चैम्बर। कबीर शेखावत जब बाकी के लोगों से मदद लेने के बजाय डॉक्टर खुराना से मदद लेता है तब वह कबीर शेखावत से पूछते हैं कि पूरे शहर को छोड़कर तुम मेरे ही पास क्यों आए हो। ये सुनने के बाद कबीर शेखावत कहता है कि आपको यह जवाब अभी ही चाहिए या फिर कभी बाद में भी अगर दूंगा तो चलेगा। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं सोचता रहूंगा और ज्यादा सोचने से हम बूढ़े लोगों को टेंशन हो जाती है, तुम तो जानते ही होंगे कि इस उम्र में टेंशन नहीं होनी चाहिए। कबीर शेखावत लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कि आप ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ। कबीर शेखावत कहता है कि मुझे इस शहर में अपने परिवार के अलावा 2 ही लोग हैं जिनके ऊपर भरोसा है, पहले मेरे बचपन का दोस्त और दूसरा आप। रही बात आपकी तो मैं आपकी पूरी हिस्ट्री जियोग्राफी हर चीज चेक कर ली है, आपको सिर्फ लाशों का ऑब्सेशन है, आपने कभी किसी को भी धोखा नहीं दिया है आज तक, आपके इस ऑब्सेशन की वजह से आपके परिवार वालों ने भी आपसे दूरी बना ली है। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि बहुत हो गया, इतना काफी है और बताकर रुलाओगे क्या। कबीर शेखावत कहता है कि आपने ही तो कहा था कि आपको जल्दी बता दे वरना आपको टेंशन हो जाएगी। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि रहने भी तो कबीर, तुम बाहर जाकर साफ करो, मैं इसका इलाज करता हूँ। कबीर शेखावत उसके बाद बाहर चला जाता है।
उसके बाहर जाने के बाद अंदर डॉक्टर खुराना उसका इलाज करने लगते हैं। डॉक्टर खुराना ने बातचीत से पहले ही उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। कबीर शेखावत में बाहर आने के बाद अगले 1 घंटे के अंदर सारे के सारे खून को ऐसे साफ कर दिया था जैसे वहां पर कभी खून था ही नहीं। कबीर शेखावत कहता है कि आखिरकार साफ सफाई हो गया, अंदर जाकर देखा हूं कि डॉक्टर खुराना ने उसे जिंदा ही रखा है या मुर्दा बना दिया। कबीर शेखावत जब अंदर जाता तब तक डॉक्टर खुराना ने उसका इलाज कर दिया था। कबीर शेखावत को देखते हुए डॉक्टर खुराना कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारा लाया गया यह इंसान मुर्दा नहीं बना। कबीर शेखावत उसे देखते हुए कहता है कि कब तक होश में आएगा डॉक्टर। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि इसे होश में आने में काफी वक्त लग जाएगा, कल तक तो आ ही जाएगा। ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि इसमें तो काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इतना वक्त होना चाहिए। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि मैंने उसे काफी स्ट्रांग एनेस्थीसिया दिया है, इसलिए वह बेहोश है। इसके पूरी तरह से ठीक होने के लिए अगले 24 घंटे तक बेहोश रहना ही होगा। ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि बिल्कुल भी नहीं सर, इसे पूरी तरह से ठीक करना ही नहीं है। ये कहने के बाद कबीर शेखावत उसे पूरी तरह से उसे उस बेड के ऊपर बांध देता है, उसके मुंह को भी बांध देता है। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि यह क्या कर रहे हो। कबीर शेखावत कहता है कि वह सब जाने दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि आपके इस घर के अंदर कोई ऐसा जगह है क्या जो काफी वक्त से बंद है, जहां कोई भी नहीं जाता है, आप भी नहीं। ये सुनकर डॉक्टर खुराना कहते हैं कि ऊपर का फ्लो काफी दिनों से देखा नहीं है मैंने। कबीर शेखावत कहता है कि बिल्कुल सही है, मैं वही करता हूँ। उसके बाद वह जल्दी से उसे बेड के सहित लेकर सीधा ऊपर जाता है और उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। कबीर शेखावत जब नीचे आता है तब डॉक्टर खुराना उसके बाद उससे पूछते हैं कि मेरे घर को टॉर्चर चैम्बर बनाना चाहते हो क्या। कबीर शेखावत कहता है कि आपको कोई दिक्कत है क्या। डॉक्टर खुराना कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने उसे ऐसा बांधा है कि वह बिना किसी मदद के नहीं भाग सकता है। कबीर शेखावत कहता है कि आप ऊपर मत जाइएगा, जब होश में आ जाएगा तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं उसे टॉर्चर करने के लिए आ जाऊंगा। ये कहने के बाद कबीर शेखावत वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कबीर शेखावत भी समझ गया था कि यह एक बहुत ही बड़ा प्लान था सूटकेस की लगा इसे फंसाने के लिए। कबीर शेखावत कोई बेवकूफ नहीं था जो ये सोच न सके। वह जानता था कि उसे आशीष के केस से भटकाने के लिए ये सब किया था। कबीर शेखावत जानता था कि सूटकेस किलर का अल्टीमेट टारगेट था कोई और नहीं बल्कि आशीष। उसका रिमांड लेने के लिए अभिमन्यु अगले दिन का इस्तेमाल करने वाला था। कल का दिन सबसे ज्यादा खास होने वाला था। अभिमन्यु बनर्जी के रिमांड पर लेने के बाद उसे सूटकेस किलर कब मारेगा ये अब तक वह बिल्कुल भी नहीं सोच पाया था। कहां मारेगा ये तो वह जानता ही था, क्योंकि डेस्टिनेशन तो उसी ने डिसाइड किया था। कबीर शेखावत मन ही मन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द आशीष को लेकर सारे प्लान्स को रेडी करना पड़ेगा। इधर उसके बाद जैसे ही यह खबर अंडरवर्ल्ड तक पहुंचता था तब वहां तहलका मच जाता है। तहलका मचने की वजह ये थी कि बिना किसी को पता चले ही वे सारे लोग टपक गए थे। बात ऐसी थी कि आज तक ऐसे कभी भी नहीं हुआ था कि कोई एक ही आए और उसके बाद सबको मारकर चला जाए। वसीम अंसारी अपने पास खड़े एक आदमी से कहता है कि उस खबरी को कॉल लगाओ और मुझे बात करवाओ। वह ऐसा ही करता है और सामने वाले के कॉल उठाते ही कहता है कि यह सब क्या है, तुमने हमें उसके बारे में बताया क्यों नहीं। CH-104 गुस्से में विजय चतुर्वेदी। अंडरवर्ल्ड तक जब ये खबर पहुंची थी कबीर शेखावत ने उनके काफी लोगों को मार गिराया है, तब वसीम अंसारी के कहने पर एक आदमी उस खबरी को फोन लगाता है जो उसे सारी खबर दिया करता था। वसीम अंसारी उसे फोन को ले लेता है और खुद कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। खबरी की तरफ से जवाब आता है कि मैं क्या बताता हूं, मुझे भी तब पता चला जब ये सब कांड हो चुका था। वसीम अंसारी कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। खबरी कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि कबीर शेखावत ने ये सब अकेले किया है। वसीम अंसारी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बात कर रहे हो, 12 लोगों को अकेले मार दिया। खबरी कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, कबीर शेखावत ऐसा कुछ करेगा इसके बारे में किसी को पता तक नहीं था। वसीम अंसारी कहता है कि मैंने तुम्हें वहां पर क्यों प्लांट किया है, उसी जानकारी के लिए ना। वह कबीर शेखावत ऐसे ही उठता है और सबको मार डालता है। ये सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी नहीं लगती है क्या। खबरी कहता है कि मैं आपको बता रहा हूं कि कबीर शेखावत बहुत ही ज्यादा सनकी किस्म का आदमी है। वह कब कहां जाकर क्या कर देगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वसीम अंसारी कहता है कि क्या बकवास है ये सब, तुम्हें वहां एक्सक्यूज देने के लिए नहीं रखा है। खबरी कहता है कि हाँ ठीक है। वसीम अंसारी कहता है कि आगे से मुझे हर एक चीज की जानकारी चाहिए। खबरी कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वसीम अंसारी कहता है कि जिस दिन हमें ऐसा लगा कि तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है तो मैं तुम्हें खत्म करवा दूंगा। खबरी कहता है कि अब कोई और गलती नहीं होगी। वसीम अंसारी कहता है कि तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा। उसके बाद वह फोन काट देता है। वसीम अंसारी उसके बाद अपनी एक आदमी से कहता है कि जाओ और जाकर कबीर शेखावत की पूरी कुंडली लेकर आओ। वह आदमी हाँ भाई कहने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वसीम अंसारी चेयर के ऊपर बैठे हुए देखकर कहता है कि तुम्हें ये कबीर शेखावत क्या लगता है। कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ अबुल आजाद कहता है कि हमारे लिए एक बड़ा खतरा। वसीम अंसारी कहता है कि अगर तुम कहो तो उसे रास्ते से हटा दूं।
अबुल आजाद कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। कबीर शेखावत से ज्यादा बड़ा खतरा सूटकेस किलर है। इस पागल सूटकेस किलर को पकड़ने के लिए कबीर शेखावत ही इकलौता रास्ता है। फिलहाल हम कबीर शेखावत को जाने देंगे और उस सूटकेस किलर की तरफ ध्यान देंगे। कबीर शेखावत के हरकतों के ऊपर पूरी तरह से नजर रखो। जल्द से जल्द हमें पहुंचना है उस सूटकेस किलर को खत्म करने के लिए। वसीम अंसारी कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं पूरी तरह से नजर रखता हूं उसके ऊपर। अबुल आजाद अपना हाथ उठाकर हम इशारा करता है और वसीम अंसारी वहां से निकल जाता है। इधर कबीर शेखावत जब वापस आया था तब सबसे पहले उसे जिसका कॉल आया था वह विजय चतुर्वेदी था। कबीर शेखावत को विजय चतुर्वेदी फोन उठाते ही कहता है कि यह सब मैं क्या सुन रहा हूं कबीर, ये सब तुमने आखिर किया क्या है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी हरकत से क्या हो सकता है? कबीर शेखावत कहता है कि मुझे ज्ञान देना बंद करो। विजय कहता है कि जान देना नहीं चाहता हूं मैं, तुम्हें असलियत से रूबरू करा रहा हूं। यह कोई मूवी नहीं है जो तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। कोई नियम और कानून होता है। कबीर शेखावत कहता है कि विजय तुम अब काफी ज्यादा बदल गए हो। विजय कहता है कि मैं बदल गया हूं से क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर शेखावत कहता है कि राजस्थान में हमने काफी कुछ खतरनाक किया था। मैंने काफी लोगों को मारा था। तुमने सबकी कवर किया था, लेकिन यहां आने के बाद तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। बदल गए हो पूरी तरह से। विजय कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था ना, आखिर कुछ भी करने से पहले तुम्हें एक बार मुझे बताना है। ये सुनने के बाद कबीर शेखावत कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं और तुम मेरे पापा जो हर चीज तुमसे पूछकर और तुम्हें बताकर करूं। विजय कहता है कि तुम इस चीज को गलत तरफ लेकर जा रहे हो कबीर। कबीर शेखावत कहता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम किसके साइड हो? विजय कहता है कि मैं उसे केस के साइड हूं जिसका गुनहगार सूटकेस किलर है। तुम अपना झुकाव पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड की तरफ हो रहा है। कबीर शेखावत कहता है कि यहाँ का अंडरवर्ल्ड बहुत जल्द सूटकेस किलर के चपेट में आने वाला है। साथ ही साथ सूटकेस किलर जल्द से जल्द आशीष को मारने वाला है। मैंने उसे पकड़ने का पूरा प्लान बनाकर रखा है। अंडरवर्ल्ड भी मेरा टारगेट है, तुम्हें उस दिन बताया था ना। विजय कहता है कि मैं भी महे उसे दिन बताया था ना कि कुछ भी करने से पहले तुम एक बार मुझे बताना है। अगर तुम मुझे एक बार बता देते तो मैं उसके रिलेटेड सारी तैयारी करके रखता। कबीर शेखावत कहता है कि किस तरह की तैयारी आखिर? ये सुनकर विजय कहता है कि तुम कुछ भी कर देते हो, जवाब मुझे देना पड़ता है। तुम कुछ बताते नहीं हो और अचानक से मुझसे सवाल पूछे जाते हैं जिस वजह से मैं जवाब सोच तक नहीं पाता हूँ। कबीर शेखावत को उसकी यह बात सुनकर रियलाइज हो गया था कि विजय जो कुछ भी कह रहा था वह बिल्कुल सही था। अगर हमें किसी चीज के बारे में पता हो ही नहीं तो फिर उसके रिलेटेड सवाल पूछने पर हद से ज्यादा दिक्कत होती है। CH105 एक नया स्टार। कबीर शेखावत को जब अपनी गलती रियलाइज होती है तब वह कहता है कि सॉरी विजय, लेकिन मेरा दिमाग फिर गया था। विजय एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि देखो, कभी तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक पर मुझे बता दिया करो, जैसे हमेशा बताया करते थे। कबीर शेखावत कहता है कि ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि अब तुम मामले में पहले से तैयार रहना। पहला अंडरवर्ल्ड और दूसरा सूटकेस किलर। मैं पहले ही बता देता हूं कि अब मैं तुम्हें इन दोनों चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। विजय कहता है कि ठीक है, मैं संभाल लूंगा। आगे से अकेले जाने का बेवकूफी मत करना। तुम्हारी जान कीमती तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन अंकल आंटी के बारे में सोचा है क्या? ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि मैं समझता हूँ यार, मॉम डैड को मैं इससे दूर रखता हूँ, उन्हें बीच में लेकर मत आओ। विजय कहता है कि मैं नहीं बीच में ला रहा हूँ, लेकिन तुम जिन लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हो वे सारे के सारे लोग तुम्हारे पूरे परिवार को बीच में लाएंगे, तब तुम क्या करोगे? कबीर शेखावत कहता है कि मार दूंगा मैं उन्हें। विजय कहता है कि हो सकता है कि वे लोग मुझे भी तुम्हारे बीच लेकर आए, तब तुम क्या करोगे? कबीर शेखावत कहता है कि मार दूंगा बोला ना। ये सुनने के बाद विजय कहता है कि देखो कभी अब जो कुछ भी है तुम करना थोड़ा सा सोच समझ कर करना। कबीर शेखावत कहता है कि सोच समझ के करने से तुम्हारा क्या मतलब है? विजय कहता है कि तुम्हारी हरकतों को देखकर मुझे तुम में और उस सूटकेस किलर में कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। तुम भी धीरे धीरे उसकी तरह ही क्यों बनते जा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे तुम भी सूटकेस किलर की तरह बनते जा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आगे सूटकेस किलर ये कहने लगे कि अभी तो उसी की तरह हो तो तुम उसे पकड़ना क्यों चाहते हो? तुम्हें पकड़ने का कोई भी हक नहीं है। ऐसा लोग भी कह सकते हैं। मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में जाए तुम सारे लोग। विजय कहता है कि ऐसे नहीं चलता है। कबीर शेखावत कहता है कि मुझे एक लीड मिली थी कि पिछले खून के वक्त वह प्रतीक एंथनी अपने कॉलेज से गायब था। इसका मतलब है कि खून उसी ने किया है। विजय कहता है कि एक बात बताओ कबीर, तुम्हारी सुई जाकर उस प्रतीक एंथनी के सूटकेस किलर होने के ही ऊपर क्यों लटक गई है? तुम न तो उससे आगे जा रहे हो और न ही पीछे जा रहे हो। तुम्हें इस केस को और भी कई एंगल से देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रतीक एंथनी के ऊपर लटके रहने की वजह से वह खूनी आराम से खून करता जा रहा है तुम्हें। कबीर शेखावत उसे बीच में ही रोक देता है। कबीर शेखावत कहता है कि प्लीज मुझे ज्ञान मत दो। अब मैं चेक करूंगा और ओपन में करूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आएगा। अब मैं किसी को आगे करके सारे के सारे कामों को करूंगा। चीजें अब बदलेगी, उसकी चिंता मत करो तुम। अब सब कुछ प्लान होगा। न तुम्हें कोई दिक्कत होगी और न ही किसी और को कोई दिक्कत होगी। अब देखो, मुंबई में जल्द एक नया स्टार आएगा, अभिमन्यु बनर्जी।
ये सुनकर विजय कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। कबीर शेखावत कहता है कि तुमने जितना ज्ञान दिया है उसके बाद तो यही सबसे ज्यादा बेस्ट प्लान है। विजय कहता है कि तुम उसे बलि का बकरा बना रहे हो। ये चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती हैं। कबीर शेखावत कहता है कि मैं संभाल सकता हूँ। तुम एक काम करो, अभिमन्यु बनर्जी को मेरे साथ ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर विजय कहता है कि इसका क्या मतलब है आखिर। कबीर शेखावत कहता है कि उसका मेरे पास रहना जरूरी है, लेकिन ये काम करना तुम सूटकेस किले के पकड़ने के बाद उसे मेरे साथ ट्रांसफर करना। एक और काम करना, अगर सूटकेस किले पकड़ा न भी जाए तो फिर भी उसे ट्रांसफर कर देना। ये सुनकर विजय कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। कबीर शेखावत की जाएगी, तुम मुझे अभी कॉल मत करना। जल्दी सूटकेस किला आशीष को अपना निशाना बनाएगा। उसके साथ ही साथ तुम्हें एक और काम करना है। विजय कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आप मुझे क्या करना है। कबीर शेखावत कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कहानी सुनाने में दिक्कत होती है। अब तुम कहानी बनाना शुरू कर दो, सूटकेस किले के पकड़े जाने पर और दूसरी पॉसिबिलिटी उनके नहीं पकड़े जाने पर। अभी से ही अगर तुम सोचना शुरू करते हो कि तो वक्त आने पर अच्छी कहानी बना पाओगे। क्या खाने के बाद कबीर शेखावत कॉल काट देता है। थोड़े और दिनों तक चीजें काफी परफेक्ट चलती हैं। प्रतीक को आशीष का ठिकाना पता करने का रास्ता मिल जाता है। अभिमन्यु बनर्जी उसका रिमांड लेकर आता है। कबीर शेखावत और उसकी पूरी की पूरी टीम ने उस पुराने से घर के ऊपर अपना कब्जा बनाकर रखा हुआ था। अब बस इंतजार था तो सिर्फ और प्रतीक के उस ठिकाने के पता करके वहां पर पहुंच जाने का। प्रतीक ने काफी ज्यादा खतरनाक काम किया था जब उसने उस नए खबरी को ढूंढ लिया था जिसे कबीर शेखावत ने उसके पीछे लगाया हुआ था। एक दिन जब वह एक रेस्टोरेंट के सामने बैठकर खा रहा था, उसी वक्त प्रतीक उसके सामने जाकर बैठ गया था। प्रतीक उसे कहता है कि मेरे पास गन है, अगर हिलने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। ये सुनते ही सामने बैठा हुआ वह खबरी डर के मारे कांपने लगता है। प्रतीक उसके बाद आराम से कहता है कि मेरे आंखों में देखो वरना मारे जाओगे। CH-106 ठिकाने का पता। एक तरफ कबीर शेखावत ने अभिमन्यु बनर्जी को अपना नया स्टार बनाने का फैसला ले लिया था, जबकि दूसरी तरफ प्रतीक आशीष को कहां रखा गया है ये पता करने के लिए उसने खबरी के सामने बैठ गया था जिसे कबीर शेखावत ने उसके पीछे लगाया था। प्रतीक के सामने पकड़े जाने के बाद उस खबरी के माथे से पसीना टपकने लगा था। वह कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। क्या सुनकर प्रतीक कहता है कि मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखता हूँ या फिर मेरे सर के ऊपर बेवकूफ लिखा हुआ है क्या। इतने वक्त से तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे पता नहीं चलेगा क्या। वह खबरी यह सुनकर कांपने लगता है। उसे कांपता हुआ देखकर प्रतीक कहता है कि तुम कांप क्यों रहे हो। खबरी कांपते हुए आवाज में कहता है कि इसका मतलब तो यह है कि तुम ही हो वह मशहूर सूटकेस किलर। कबीर शेखावत सर का शक बिल्कुल सही था, हद से ज्यादा सही था। प्रतीक कहता है कि तुम अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाओ लॉक ओपन करके। वह खबरी वैसा ही करता है, अपने कांपते हुए हाथ के साथ फोन का लॉक खोलकर फोन को प्रतीक की तरफ बढ़ा देता है। उसके फोन को खोलने के बाद जब प्रतीक को यह यकीन हो जाता है कि वह किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है तो वह उसके फोन को साइड में रख देता है और कहता है कि मेरे आंखों में देखो। न चाहते हुए भी वह खबरी प्रतीक के आंखों में देखने लगता है। प्रतीक कहता है कि तुम्हारी नजर पूरी तरह से मेरी आंखों के ऊपर होना चाहिए, अगर एक सेकंड के लिए भी हटी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसे खबरी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने आंखों को एक सेकंड के लिए भी प्रतीक की आंखों से अलग कर दे, क्योंकि साक्षात सूटकेस किलर उसे धमकी दे रहा था। प्रतीक अपनी आंखों को अजीब अजीब तरह से घुमाता है और साथ ही साथ कुछ कुछ बुदबुदाता भी रहता है। 10 मिनट के बाद वह खबरी अचानक से शांत सा हो जाता है। उसके शांत होने के बाद प्रतीक उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह खबरी कहता है कि मेरा नाम रॉकी है। प्रतीक आगे पूछता है कि तुम्हारा मालिक कौन है। रॉकी कहता है कि आप हैं। क्या सुनकर प्रतीक मन ही मन कहता है कि अच्छा हुआ वश में आया तो सही। अगर कबीर शेखावत के ऊपर काम करता तो अच्छा रहता है, लेकिन वह डरने वाले लोगों में से नहीं है। ये बात वैसे कमाल की है, कोई तो एक है जो मेरे कंट्रोल में कभी भी नहीं आएगा। प्रतीक उसके बाद रॉकी से पूछता है कि मैं नहीं, तुम्हारा पुराना मालिक आखिर है कौन। रॉकी कहता है कि गौतम नाम का पुलिस ऑफिसर है। प्रतीक पूछता है कि तुम्हारा कबीर शेखावत से क्या लेना देना है। रॉकी कहता है कि बात ऐसी है कि गौतम सर ने मुझे कबीर शेखावत के साथ टच में रहने और उनके बातों को मानने का काम दिया है। प्रतीक कहता है कि तुम कब से कबीर शेखावत को रिपोर्ट करते हो। ये सुनकर रॉकी कहता है कि मैं पिछले कुछ सप्ताह से उन्हें तुम्हारे बारे में बताता जा रहा हूँ। रॉकी की बात सुनकर प्रतीक कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें किसी छोटी बच्ची के बारे में पता है क्या। ये सुनकर रॉकी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। प्रतीक कहता है कि अब जब कभी भी कबीर शेखावत तुमसे पूछे जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं तब तुम्हें उसे यह कहना है कि वह मेरे ही सामने है, और अगर मैं बाहर नहीं निकलूं तो कबीर शेखावत को कहना कि वह अभी अंदर ही है। रॉकी कहता है कि हाँ बिल्कुल। प्रतीक कहता है कि अब तुम जाओ और अपने बाकी के कामों के ऊपर लग जाओ। इसके बाद प्रतीक वहां से निकल जाता है। प्रतीक जानता था कि उसे हिप्नोटिज्म से बाहर सिर्फ वही निकाल सकता था, उसके अलावा और कोई भी नहीं। ये कहने के बाद प्रतीक वहां से बिना ये पूछे निकल जाता है कि ठिकाना कहाँ है। प्रतीक उसे रोकते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको और मुझे बताओ कि आखिर आशीष को उस नए इंस्पेक्टर अभिमन्यु बनर्जी ने कहाँ रखा है रिमांड के नाम पर। वह एक एड्रेस देते हुए कहता है कि यहाँ रखा है। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि तुम्हें कैसे पता है।
रॉकी कहता है कि जब फोन रखने के वक्त काटना भूल गए थे कबीर शेखावत तब इसका पता चला। प्रतीक हंसते हुए कहता है कि इसके पीछे कबीर शेखावत है। उसके बाद प्रतीक कहता है कि अब तुम जाओ। प्रतीक वहां से निकलते हुए कहता है कि कबीर शेखावत, लगता है कि तुमसे मिलने के वक्त आ गया है। ये कहने के बाद प्रतीक वापस कॉलेज में आ जाता है। प्रतीक अगले दिन हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर लारा को देखने के बाद कहता है कि प्लीज आज तुमसे लड़ने का मूड नहीं है मेरा। आज सुबह से मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लारा कहती है कि मेरा भी आज मन नहीं है लड़ने का। प्रतीक उसे काफी ज्यादा उदास देखते हुए कहता है कि तुम आज इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो। ये सुनकर लारा कहती है कि दरअसल आज ही के दिन मेरे डैड की मौत हुई थी पिछले साल। इससे पहले कि प्रतीक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता उससे पहले ही वह कहती है कि उन्हें सूटकेस किलर ने मारा था। ये सुनकर प्रतीक की बोलती ही बंद हो गई थी। प्रतीक को शांत देखकर लारा कहती है कि तुम चुप क्यों हो गए। प्रतीक अपने सोच से बाहर आते हुए कहता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था। कब मारा उसने। लारा कहती है कि मेरे डैड काम करते थे एमएलए विश्वास सुराना के साथ। उसके भांजे को प्रोटेक्ट करते वक्त उनके गर्दन के अंदर उस सूटकेस किलर ने कई बार गोली मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई। ये सुनकर प्रतीक पूरी तरह से शांत हो गए थे। CH-107 प्रतीक ठिकाने के ऊपर। लारा की कहानी सुनकर प्रतीक शौक के मारे फ्रिज हो गया था। उसे बिल्कुल भी दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। प्रतीक कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। लारा कहती है कि जाने दो, सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। प्रतीक कोई भी जवाब नहीं देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लारा मन ही मन कहती है कि मेरा ये दांव बिल्कुल सही काम करेगा। लारा ने ये काम किया था ताकि अगर प्रतीक अगर खूनी हुआ तो उसे अपने किए गए चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगे। लारा यह नहीं जानती थी कि प्रतीक का दिमाग एक अलग ही तरह से काम करता था। प्रतीक के दिमाग ने अगले ही पल उसे इस बात का एहसास दिला दिया था कि लारा के पिता इस वजह से मारे गए क्योंकि वह इंसाफ के रास्ते में आए थे। प्रतीक यह एहसास होते ही मन कहता है कि बात काफी ज्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन इंसाफ की ही वजह से वह मारे गए हैं। जो कोई भी इंसाफ के रास्ते में आएगा वह खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद प्रतीक वापस अपने काम में जुट जाता है। उसी रात को प्रतीक हॉस्टल से गायब हो जाता है और उस ठिकाने के ऊपर पहुंच जाता है। प्रतीक को जाते हुए लारा देख लेती है और कबीर शेखावत को कॉल करती है। कॉल करने के बाद वह कबीर शेखावत से पूछती है कि क्या वह उसे फॉलो करे। कबीर शेखावत कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। उसे फॉलो करने के लिए मैंने एक खबरी को लगा रखा है। वह उसे फॉलो करेगा। जब प्रतीक बाहर आता है तब वह देखता है कि रॉकी ने उसे देख लिया है। प्रतीक उसके पास जाता है और उसे एक दूसरे जगह का पता जो कबीर शेखावत के ठिकाने से बिल्कुल उल्टा था। वहां के CCTV का एक्सेस था और साथ ही साथ वह उसके साथ छेड़छाड़ भी कर सकता था। उसने वहां के CCTV में अपने आप को भी डाल दिया था। उसी वक्त कबीर शेखावत का कॉल रॉकी को आता है। रॉकी बिल्कुल प्रतीक के कहने के मुताबिक कहता है कि मैं प्रतीक को फॉलो कर रहा हूं और वह इस एड्रेस की तरफ जा रहा है। वह एक एड्रेस को बताते हुए कहता है। कबीर शेखावत मन ही मन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, वह दूसरी जगह पर क्यों जा रहा है। ये सुनने के बाद रॉकी कहता है कि ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है सर। कबीर शेखावत कहता है कि तुम उससे फॉलो करते रहो। रॉकी कहता है कि जैसा आप कहें। उसके बाद वह कॉल काट देता है। कबीर शेखावत मन ही मन कहता है कि यह क्या बकवास है। प्रतीक एंथनी कहीं और जा रहा है। क्या आज हमला नहीं करेगा सूटकेस किलर यहाँ। प्रतीक उसी वक्त एक जगह पर ऑटो से उतरता है और उसके बाद पैदल चलते हुए एक सुनसान जगह पर जाता है और वहां पर ग्लव्स और मास्क पहन लेता है। ऐसा करने के बाद वह वहां से निकलता है और पैदल और अंदर जाने लगता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार प्रतीक को वह सेफ हाउस नजर आ ही गया था जहां पर आशीष नाम के क्रिमिनल को रखा गया था। प्रतीक को दूर से ही वहां पर दिखाई देता है CCTV कैमरे जो हर तरफ लगे हुए थे। प्रतीक ये देखकर मन ही मन कहता है कि यह क्या बकवास है। अगर मैंने अपने फोन के जरिए इन्हें बंद किया तो अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आ गया हूं। अगर ऐसे भी गया तो उन्हें आराम से पता चल जाएगा कि मैं यहां आ गया हूं। प्रतीक थोड़ी देर तक सोचता है और उसके बाद सारे CCTV कैमरों का एक्सेस बंद कर देता है। अंदर उन्हें पता चल जाता है और सारे के सारे गन लेकर तैयार हो जाते हैं। कबीर शेखावत कहता है कि आधे इस आशीष को बचाएंगे और आधे उसे पकड़ेंगे, जिंदा पकड़ेंगे। कोई भी उसे पैरों के अलावा और कहीं पर भी गोली नहीं मारेगा। ये सुनने के बाद सारे लोग हमें अपना सर हिलाते हैं और उसके बाद अपने काम के लिए चले जाते हैं। आधे लोगों ने आशीष को बचा रखा था जबकि आधे सारे खिड़की के पास पहुंच गए थे ताकि सूटकेस किलर को अंदर आने से रोका जा सके। कबीर शेखावत उसके बाद रॉकी को एक बार फिर से फोन लगाता है। रॉकी जैसे ही कॉल उठाता है तो कबीर शेखावत पूरे स्पीड से कहता है कि प्रतीक कहता है कि वह अभी कहाँ है। रॉकी कहता है कि इसी एड्रेस में एक मॉल के अंदर घूम रहा है, पता नहीं किस लिए। कबीर शेखावत कहता है कि कंफर्म होना। रॉकी कहता है कि हाँ, मैंने उसे एक पल के लिए भी अपने आंखों से ओझल नहीं होने दिया है। कबीर शेखावत कहता है कि तुम उसके ऊपर नजर रखे रहो, यहां मैं देखता हूं। इतना कहने के बाद कबीर शेखावत अपना फोन काट देता है। इधर प्रतीक तेजी से पीछे के दरवाजे के बगल वाले खिड़की पर पहुंच गया था। उस घर के अंदर जाने के बाद प्रतीक मन ही मन कहता है कि यह क्या बकवास है।
ऐसे ही जंगल में लोग क्यों बनाते हैं आखिर ऐसा घर? अंदर तो आ गया हूँ, लेकिन क्या होगा आखिर जब मैं इन लोगों को मारूंगा जो पुलिस वाले हैं? प्रतीक आगे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कि देखता हूँ कि ये लोग मरने से बचना चाहते हैं या फिर नहीं। ये कहने के बाद प्रतीक उसे कमरे के दरवाजे पर आ जाता है और बाहर की तरफ झांकने लगता है कि कहीं कोई पुलिस वाला तो नहीं। इधर दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के लोग जो काफी दिनों से उस इलाके को नजर रख रहे थे, उन्होंने प्रतीक को अंदर जाते हुए देख लिया था। तभी वहां का एक आदमी वसीम अंसारी को कॉल लगाते हुए कहता है कि भाई मैं रेयान बोल रहा हूँ, सूटकेस किलर यहाँ आ गया है। क्या करना है भाई? आप कहे तो अभी घुसकर उसके साथ साथ कबीर शेखावत को भी उड़ा दूं क्या? CH-108 प्रतीक और कबीर शेखावत का आमना सामना। रेयान की बात सुनकर वसीम अंसारी कहता है कि 1 मिनट रुको, तुम्हें पूछकर बताता हूँ। ये कहने के बाद वह अबुल आजाद से पूछता है। अबुल आजाद फोन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है अभी। सबसे पहले पुलिस को सूटकेस किलर से निपटने दो, जिसके बाद तुम सब जाना अंदर। रेयान कहता है कि आजाद भाई, अगर वे लोग हमारे हाथ से निकल गए तो? अबुल आजाद कहता है कि तुम क्या चाहते हो? रेयान कहता है कि मैं कुछ लोगों के साथ अंदर जाना चाहता हूं ताकि उनके ऊपर नजर रखें। अबुल आजाद कहता है कि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर पुलिस के साथ तुम्हारा मुठभेड़ हो गया तो वह सूटकेस किलर इस बात का फायदा उठाकर वहां से भाग भी सकता है। रेयान कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए भाई, आप बस कहिए। अबुल आजाद कहता है कि ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगता है करो, लेकिन मुझे कबीर शेखावत और सूटकेस किलर दोनों की मौत चाहिए। रेयान कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए भाई, आपको कुछ ही घंटे में दोनों के मरने की खबर मिल जाएगी। अबुल आजाद कहता है कि अगर खबर नहीं मिलेगी तो समझ लेना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रेयान कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए भाई, आपको ये सोचने तक की भी जरूरत नहीं पड़ने नहीं दूंगा मैं। अबुल आजाद कहता है कि ठीक है। उसके बाद वह फोन काट देता है और वसीम अंसारी से कहता है कि अगर वह फेल होता है तो अपने स्नाइपर को काम दो, वहां से कोई भी जिंदा नहीं आना चाहिए। वसीम अंसारी कहता है कि अगर रेयान काम करता है तब क्या करना है? ये सुनने के बाद अबुल आजाद उसे एक सीरियस लुक देता है। उस लुक के बाद वसीम अंसारी किसी को कॉल करता है और उसके फोन उठाते ही कहता है कि देखो तुम्हारे लिए एक काम है। सामने से आवाज आती है कि कौन सा काम वसीम भाई? वसीम एक एड्रेस बताते हुए कहता है कि इस जगह से कोई भी जिंदा नहीं बाहर आना चाहिए, चाहे वह हमारा ही आदमी क्यों न हो। सामने से आवाज आती है कि ठीक है। वसीम अंसारी अबुल आजाद की तरफ देखते हुए कहता है कि काम हो गया है, वहां से कोई भी जिंदा नहीं आएगा, जो कोई भी आएगा उसकी डेड बॉडी ही बाहर आएगी। अबुल आजाद कहता है कि ठीक है। इधर प्रतीक अंदर चला गया था और उसके बाद धीरे धीरे अंदर के लोग भी नीचे आ गए थे। थोड़े से इंतजार के बाद अंडरवर्ल्ड से आए लोग भी अपने अपने हथियार के साथ अंदर जाने लगे थे, लेकिन छिप छिप कर ताकि कोई उन्हें देख न ले कोई अंदर आते हुए। अंदर जाने के बाद प्रतीक ने थोड़ा सा देखने के बाद ये डिसाइड किया था कि वह किसी भी पुलिस वाले को मारेगा नहीं, बल्कि उन्हें बेहोश कर देगा। यही हालत वह बाकी सब के साथ करेगा, यहाँ तक कि कबीर शेखावत के साथ भी। कबीर शेखावत उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था सूटकेस किलर की तरफ, जबकि सूटकेस किलर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। जब तक कबीर शेखावत नीचे आ रहा था तब तक सूटकेस किलर ने काफी सारे पुलिस वालों को बेहोश कर दिया था। प्रतीक धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। प्रतीक और कबीर शेखावत का आमना सामना उस जगह पर होता है जब प्रतीक पहले फ्लो के ऊपर गया था, तब उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। कबीर शेखावत और बाकी के सारे ऑफिसर्स ने प्रतीक के ऊपर गन तान दिया था। गन तानने की वजह से बात ऐसी थी कि अगर कोई भी गोली चल जाती तो उसके बाद प्रतीक को काफी ज्यादा खतरनाक नुकसान पहुंच सकता था। प्रतीक चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं सकता था। बाकी के लोग अगर गोली चलाते तो प्रतीक बच भी सकता था, लेकिन कबीर शेखावत बाकी के पुलिस वालों के जैसा नहीं था। वह एक पक्का निशानेबाज था जिसकी गोली आज तक सिर्फ एक बार ही चुकी थी, क्योंकि उसने खुद ही निशाने पर नहीं मारा था। कबीर शेखावत कहता है अपने हाथों को ऊपर करो। प्रतीक कहता है कि कैसे हो कबीर शेखावत, मुझसे मिलने के लिए कब से तड़प रहे थे ना? तो लीजिए कबीर शेखावत, आखिरकार मैं कबीर शेखावत के सामने सूटकेस किलर हाजिर हो गया हूँ। कबीर शेखावत अपने बगल में खड़े एक ऑफिसर से कहता है कि जरा इसकी मुंह दिखाई तो करो। वह ऑफिसर कबीर शेखावत के ऑर्डर के बावजूद भी प्रतीक के पास आने से काफी ज्यादा डर रहा था। उसके हाथ पांव कांपने तक शुरू हो गए थे। कबीर शेखावत ये देखकर कहता है कि इसका क्या मतलब है? तुम्हें मैंने ऑर्डर दिया है। प्रतीक कहता है कि उसके ऊपर मत चिल्लाओ कबीर शेखावत, उसकी आंखों में तुझे डर नहीं दिखाई दे रहा है। कबीर शेखावत कहता है कि तुम्हें किसी ने बीच में बोलने के लिए कहा है क्या? ये सुनकर प्रतीक कहता है कि अरे अब तो खामखा मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। कबीर शेखावत जब आगे बढ़ने लगता है तब प्रतीक कहता है कि एक बार और सोच लो मिस्टर कबीर शेखावत, तुम एक पक्का निशानेबाज हो। तुम्हारी ही वजह से यह सूटकेस किलर यहाँ खड़ा है, वरना तो ये कब का उन्हें खत्म कर देता। तुम हिलने की भी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर मौजूद बाकी के सारे लोग जो है न वह गोली चला नहीं पाएंगे। कबीर शेखावत रुकते हुए कहता है कि ऐसा क्यों? प्रतीक कहता है कि एक बार इन सबको ध्यान से देखो मिस्टर कबीर शेखावत, इन लोगों के हाथ पांव कांप रहे हैं। हिलना मत वरना चीजें गड़बड़ हो जाएगी काफी ज्यादा। कबीर शेखावत रुक जाता है और कहता है कि बकवास बंद करो। प्रतीक कहता है कि मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। कबीर शेखावत कहता है कि कैसी बात? CH-109 हमारे अलावा और भी कोई है?
कबीर शेखावत को प्रतीक कहता है कि मैंने तुम लोगों को एक बात नहीं बताई। ये सुनने के बाद कबीर शेखावत कंफ्यूज होते हुए कहता है कि कैसी बात। प्रतीक कहता है कि यहाँ सिर्फ तुम्हारे लोग और मैं ही नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई भी है जिसका टारगेट मेरे साथ साथ तुम भी हो। ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि क्या मतलब है इसका? हमारे अलावा और कौन है यहाँ? प्रतीक जब वापस आ रहा था तब उसने अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी वहां दूर छिपे हुए देख लिया था। कबीर शेखावत कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? सीसीटीवी में ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया है मुझे। प्रतीक कहता है कि बात ऐसी है कि एक बार फिर से सीसीटीवी का चेक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद कबीर से कहत आकाश से कहता है कि तुम जाओ और सीसीटीवी के फुटेज को चेक करो कि यहाँ पर कोई और भी है क्या। ये शांत थे कहा जल्दी से सीसीटीवी चेक करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के लोग अंदर घुसने लगे थे। बात ऐसी थी कि आकाश सीसीटीवी देखने के बाद चिल्लाते हुए बाहर आ गया था। आकाश बाहर आते हुए कहता है कि यह सही कह रहा है सर। जो लोग अंदर खुशी है वह लोग अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। कबीर शेखावत कहता है कि तुम उसके बारे में कुछ जानते हो क्या? आकाश कहता है कि जो रिपोर्ट आपने भेजी थी उसके मुताबिक वह अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम रेयान है। उसके साथ साथ 30 से 40 लोग और हैं। सारे लोगों के पास मशीन गन है और वह लोग धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। ये सुनने के बाद प्रतीक कहता है कि मैंने कहा था कि कोई और भी है यहाँ। कबीर शेखावत कहता है कि वे लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम अंडरवर्ल्ड से मिल गए हो क्या? प्रतीक कहता है कि मेरे दिन इतने भी बुरे भी नहीं आए हैं कि मैं किसी के साथ काम करूं। कबीर शेखावत कहता है कि तो फिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? प्रतीक कहता है कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, ये सब पता करना तुम्हारा काम है, आखिर पुलिस वाले तुम हो। कबीर शेखावत कहता है कि जल्दी से उसे गिरफ्तार करो, अंडरवर्ल्ड के लोगों को मैं देख लूंगा। प्रतीक कहता है कि तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो कबीर शेखावत। मेरे अलावा और अंडरवर्ल्ड के लोगों को और कोई भी यहाँ से भगा नहीं सकता है। अगर तुम दोनों में लड़ाई हो गई तो तुम्हारे सारे पुलिस वाले मारे जाएंगे। उसके बाद तुम अकेले बचोगे और तुम भी मारे जाओगे। कबीर शेखावत कहता है कि तुम बकवास बंद करो। उसके बाद वह किसी को इशारा करता है और वह आगे बढ़कर प्रतीक के दोनों हाथों के ऊपर हथकड़ी लगा देती है। उसके ऐसा करने के बाद कबीर शेखावत कहता है कि इसे एक रूम में बंद करो, तब तक मैं देखता हूं अंडरवर्ल्ड के लोगों को। वे लोग प्रतीक को ले जाकर इस कमरे के अंदर बंद कर देते हैं जिस कमरे के अंदर आशीष था। प्रतीक को देखने के बाद आशीष कहता है कि अगर मेरे हाथ खुले हुए होते तो आज मैं तुझे जान से मार देता। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि शुक्र मनाओ कि मेरे हाथों में हथकड़ी है, वरना मैं भी तुम्हें खत्म कर देता। आशीष कहता है कि तेरी वजह से मेरे कैसे कोई लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि अब मुझे बेल तक नहीं मिल सकता है। आशीष के पास सुनकर प्रतीक कहता है कि तुम्हें बेल नहीं मिलेगा बल्कि विदाई मिलेगी, वह भी इस दुनिया से। तुम्हें सच में ऐसा लगा क्या? यहाँ का कानून व्यवस्था इतना ज्यादा खराब है कि अगर मुझे फांसी भी हुई तो वह डेट आने में इतना ज्यादा वक्त लग जाएगा कि मैं बुढ़ा होकर आराम से मर जाऊंगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कुछ होने भी वाला है? प्रतीक कहता है कि तुमसे एक बात पूछना है मुझे। आशीष कहता है कि चल, अगर इतना ही मन है तो पूछ ले। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि तुमने उन मासूम बच्चों को क्यों मार दिया? आशीष कहता है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा बेकार किस्म के जीव होते हैं। मुझे उस जगह रहना पड़ता था जहां काफी सारे बच्चे रहते थे। हमेशा भी वे लोग मेरे नाक में दम करते रहते थे। एक दिन दिमाग खराब हुआ और मैंने एक मशीन गन ली और पास के स्कूल में जहां वे सारे लोग पढ़ते थे वहां पर घुसा और सबको भून डाला। उसके बाद मुझे जो शांति मिली वह आज तक नहीं मिली। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, आखिर की शांति मिली तुम्हें? आशीष कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसकी बात सुनकर प्रतीक कहता है कि जैसे ही बाहर गोलियां चलेगी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आशीष ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। जेल में तुम्हारे ऊपर भी काफी सारे चर्चा होते रहते हैं। तुम कुछ भी कर लो लेकिन बिना अपने हाथों के तुम ज्यादा कुछ वो नहीं कर सकते हो। मुझे देखो, सिर्फ मेरे पैरों और शरीर को बांधा है लेकिन हाथ खुले हुए हैं। तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं अपने आप को डिफेंड तो कर ही सकता हूँ। ये सुनने के बाद प्रतीक कहता है कि हाँ ऐसा है क्या, तो मैं अभी अपने हथकड़ी को तोड़कर आता हूँ। ये कहने के बाद प्रतीक दरवाजे के पास आता है और कीहोल से बाहर देखने लगता है जहां सिर्फ और सिर्फ 2 कांस्टेबल्स खड़े थे जिनमें से एक ने प्रतीक को हथकड़ी पहनाई थी। प्रतीक आशीष की तरफ देखते हुए कहता है कि इन लोगों ने तुझे मेरे साथ रखकर काफी ज्यादा बड़ी वाली गलती की है। अब तू देखेगा कि मेरे इस गलती की तुम्हें मैं क्या सजा देता हूँ। CH-110 अंडरवर्ल्ड वर्सेस कबीर शेखावत। कबीर शेखावत से सबसे बड़ी गलती यह हो गई थी कि उसने प्रतीक को भी उसी कमरे में बंद कर दिया था जहां पर आशीष था। बाहर का माहौल काफी ज्यादा खतरनाक था। अंडरवर्ल्ड के लोग वहां पर घुस चुके थे। उन लोगों ने उसे घर को चारों तरफ से घेर लिया था जिसके अंदर कबीर शेखावत था। कबीर शेखावत जो यहाँ पर प्रतीक यानी कि सूटकेस किलर को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठा था। उसी वक्त किसी और ने भी अपना जाल ऐसे फेंका था जिसमें सूटकेस किलर के साथ साथ कबीर शेखावत भी फंस गया था। अंडरवर्ल्ड से जितने लोग आए थे उसके आधे भी पुलिस वाले अंदर नहीं थे, जिसमें से 1/3 को पहले ही प्रतीक बेहोश कर चुका था। अभिमन्यु बैनर्जी, जिसने आज तक कभी भी गोलीबारी नहीं देखी थी, वह इतना ज्यादा डरा हुआ था कि किसी भी पल उसे हार्ट अटैक आ सकता था। कबीर शेखावत और उसकी टीम भी पहले से ज्यादा चौकन्ना होकर इंतजार कर रही थी अंडरवर्ल्ड के लोगों के ऊपर आने का, ताकि उन्हें गोलियों से भून सके।
अंडरवर्ल्ड के लोग भी इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं थे जितना कबीर शेखावत उन्हें समझ रहा था। कबीर शेखावत और उसके कुछ लोग सीढ़ियों के ऊपर ही खड़े थे। हर कोई जानता था कि अगर सीढ़ियों से कोई ऊपर जाएगा तो बुरी तरह मारा जाएगा, उन्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। इधर आशीष को देखते हुए प्रतीक कहता है कि तुझे एक बात पता है क्या, मैं हथकड़ी पहने पहने तुम्हें जान से मार सकता हूँ। आशीष कहता है कि मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। प्रतीक हंसते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो अपने आप को बचा कर दिखा। ये कहते हुए प्रतीक अपने दोनों हाथों को उसके गर्दन के ऊपर डालता है। ऐसा करने की वजह से उसका हथकड़ी आशीष के गले पर आ गया था और प्रतीक उसे पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है कि अब अगर तेरे पास इतनी ही ताकत है तो अपने आप को बचा कर दिखा। ये कहने के बाद प्रतीक उसके गले को दबाने लगता है। प्रतीक ने जानबूझकर दिल रखी थी ताकि आशीष चिल्ला सके। आशीष चिल्लाते हुए कहता है कि बचाओ मुझे वरना यह मुझे मार डालेगा। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर खड़े कांस्टेबल सुन लेते हैं। वे लोग चिल्लाते हुए अंदर आते हैं और वहां का नजारा देख एक शौक हो जाते हैं। दोनों कांस्टेबल अपने अपने राइफल को प्रतीक के ऊपर तानते हुए कहते हैं कि उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। प्रतीक ऐसा दिखाता है जैसे उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और उसके बाद अपने आप को आशीष से अलग करता है और धीरे धीरे उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगता है। एक कांस्टेबल दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसे भी बांध देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये सुनने के बाद दूसरा कांस्टेबल हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैं उसे देखता हूं, तुम रस्सी लेकर आओ। वह कांस्टेबल ऐसा ही करता है और रस्सी लेने के लिए बाहर चला जाता है। उसे रस्सी लेने के लिए जाता हुआ देखकर प्रतीक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं करते तो तुम्हारे लिए ज्यादा सही होता। ये सुनने के बाद कंफ्यूज होते हुए वह कांस्टेबल कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। प्रतीक जल्दी से उसके करीब जाता है और उसके गर्दन के ऊपर मार देता है जिससे वहां बेहोश हो जाता है। प्रतीक उसे खींचते हुए साइड में कर देता है और खुद को दरवाजा के पीछे छुपा लेता है। थोड़ी ही देर में दूसरा कांस्टेबल ये कहते हुए अंदर आ जाता है कि मैं रस्सी ले आया हूं। अंदर आने के बाद वह देखता है कि उसका साथी गायब था तो वह थोड़ा और अंदर आता है तो उसे अपने पीछे कोई खड़ा हुआ महसूस होता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो उसे अचानक से अपने गर्दन के ऊपर एक तेज दर्द महसूस होता है जिससे उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है जिसके थोड़ी देर के बाद वह बेहोश हो जाता है। प्रतीक सबसे पहले दरवाजा को अंदर से बंद करता है और उसके बाद उसे भी खींचते हुए पहले वाले कांस्टेबल और पास रख देता है। यह नजारा देखने के बाद आशीष की तो हालत ही खराब हो गई थी। आशीष एक बार फिर से चिल्लाने लगता है कि बचाओ, मुझे वह मार देगा। आशीष की बातों को सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था क्योंकि सारे लोग अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उलझे हुए थे। ऊपर से वहां पर कई राउंड गोलियां भी चल चुकी थी, इस वजह से आशीष की आवाज उन गोलियों की आवाज के बीच में कहीं दब सी गई थी। आशीष चिल्लाता जा रहा था लेकिन कोई भी वहां आने का नाम नहीं ले रहा था। आशीष के चिल्लाहट को इग्नोर करते हुए इन दोनों कांस्टेबल के जेब में चाबियां को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल के जेब में उसे चाबी मिल ही जाती है। चाबी को निकालने के बाद सबसे पहले प्रतीक अपने हथकड़ियां को खो लेना है और इस हथकड़ी को ले जाकर आशीष के दोनों हाथों को पीछे करके बांध देता है। उसके बाद वह रस्सी को लेता है और उससे आशीष को ऐसा बांधता है कि उसके शरीर का काफी सारा हिस्सा बंधा हुआ नजर आ रहा था। प्रतीक कहता है कि अब तुम कुछ कहना चाहोगे क्या आशीष? आशीष कहता है कि प्लीज जाने दो मुझे। प्रतीक कहता है कि मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, काफी वक्त के बाद मुझे यह मौका मिला है, यह मौका बार बार नहीं मिलता है ना। आशीष कंफ्यूज होते हुए कहता है कि कैसा मौका? प्रतीक कहता है कि अगर इस पर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मुझे अगली बार तुम्हें मारने का मौका नहीं मिलेगा। अब उन मासूम बच्चों के खातिर जिन्हें तुमने गोलियों से भून डाला था, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द सूटकेस किलर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।